हेलो साथी नमस्कार, मैं आर के गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की जो इन्वायरमेंट एजुकेशन जो मॉडल है, आपका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा का। और इसका हमने पहली यूनिट की हमने बात कर ली थी और पहली यूनिट में हमने इन्वायरमेंट के बारे में जाना था, इन्वायरमेंट के बारे में देखा था। आज हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं और सेकंड जो हमारी यूनिट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस यूनिट में है कि आपके संसाधन हैं, ठीक है। यानी कि जो सेकंड यूनिट है वो किस पर आधारित है, क्या आधारित है, इसके अंदर संसाधन यानी कि रिसोर्स है। सबसे पहले प्यारे साथ हम बात करेंगे रिसोर्स की। देखो हम यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें या जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो इन मेन हेडिंग को अच्छे से याद कर लेना। देखो एक और बताऊँ आपको, जो लॉन्ग मिलते हैं वो अथवा में मिलते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन नहीं तो दूसरा क्वेश्चन है। तो मैं हर यूनिट में से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके उसको निकाल के आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। जो पहली यूनिट है उसमें हमने एक चीज़ अभी छोड़ दी है, वो हमारी लास्ट में करेंगे। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम एक बार और ले लेंगे। और दूसरी बात है, आपको वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करना है, बहुत ज़्यादा, कि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आज या कल यानी कि एक दिन में कम से कम 2-3 सब्जेक्ट की 2-3 यूनिट को कंप्लीट कर सकूं, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले सभी टॉपिक बहुत अच्छे से रिकवर हो जाए, बहुत अच्छे से मतलब आपकी ग्रिप में आ जाए। तो सभी को वीडियो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है और अपने जितने भी बीएड के साथी हैं सबके पास वीडियो को खूब अच्छे से शेयर करना है, दबा के शेयर करना है। चीज़ें समझ में नहीं आती तो कमेंट सेशन में बताइए और जैसे भी वीडियो लगती है अच्छी बुरी जो भी सुझाव देना चाहते हो कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए। हर कमेंट में आपका आंसर आपको जरूर मिलेगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा बीएड से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित, जो भी आपको सब्जेक्ट पहले कवर करना है कि हमारे समझ में नहीं आ रहे, जैसे सांख्यिकी वगैरह नहीं समझ आती, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तो मुझे पहले ज़रूर बताइए कमेंट सेशन में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझते चलना, लिखते चलना है साथ ही साथ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, संसाधन। प्यारे साथियों, एक नंबर में क्वेश्चन आया था कि संसाधन कितने शब्दों से मिलकर बना है। संसाधन का जो इंग्लिश नाम है क्या है, रिसोर्स है। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम रिसोर्स बोलते हैं। और रिसोर्स हमारे 2 शब्दों से बना है, री प्लस के सोर्स, है ना। री प्लस के सोर्स, री का अर्थ होता है बार बार, कहता है री पेपर, यानी कि दोबारा पेपर, है ना, री पेपर करा दिया गया। तो री स्कीम, री डेट शीट। तो जो री शब्द है, री का अर्थ क्या होता है बार बार, और सोर्स का मतलब प्रयोग करना। यानी कि अगर हम संसाधन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी वस्तु जिन्हें हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बार बार प्रयोग में लाते हैं उन्हें रिसोर्स कहते हैं, इनकी संसाधन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी प्यारे साथियों, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम बार बार अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे संसाधन के वर्गीकरण की। हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, ये पहला था हमारे पास इसके नामकरण से संबंधित है, दूसरा हमारे पास इसमें क्या है, ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। देखो ये केवल मेन हेडिंग है, इसके अंदर से अभी क्लास में पढ़ेंगे। अभी घबराना मत कि सर तो पता नहीं कहाँ से बहुत मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना है। अभी जितने प्राकृतिक संसाधन है, वनों के बारे में बात करने, वनों को बहुत अच्छे डिटेल में कवर करेंगे आज। जल संसाधन की बात करें, खनिज की बात करेंगे, खनिज 3 स्तर के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, हम तीनों की बात करेंगे। जो हमारे वन है प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार के होते हैं, आपके मॉडल में 6 प्रकार के दिए, उनकी अब बात करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे जल दिवस कब होता है आपका, 22 मार्च में होता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जब पर्यावरण दिवस है, जो महत्वपूर्ण जो आपके फैक्चुअल डाटा है उसको भी लेके चलेंगे और जो मैन डाटा है उसको भी हम लेके चलेंगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से वनों के बारे में बहुत डिटेल से आज करना है। तो एक और पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटा सा, उसके बाद हम करते हैं ब्रीफ में। ये मैन हेडिंग्स है, क्या क्या क्वेश्चन अगर आता है, जैसे आपको पिछले विशेषता बताओ, ज्ञात अज्ञात। अब इसमें क्या होगा, कुछ खनिज हमारे ज्ञात है, जैसे जिसका हम नाम ले लें, कुछ खनिज अज्ञात है जिन्हें आज तक खोज नहीं कर पाई। तो ये चीज़ अभी पढ़नी है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना किसी भी प्रकार की, और जैसे भी आपको सुझाव देना है वो दे सकते हो। और आज आपको कम से कम 2-3 क्लास आपको मिल जाएगी मॉर्निंग तक। पहला जो हमारे पास होगा संसाधन का वर्गीकरण, अगर हम बात करें प्यारे साथियों, हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वह संसाधन जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिला हुआ है। जैसे जल की अगर बात करो कि जल किसी इंसान ने बनाया, क्या प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। वन क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। खनिज क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। जो हमें डायरेक्टली पृथ्वी से मिला है, जो हमें डायरेक्टली प्रकृति से मिला है, भगवान से मिला है, गॉड से मिला है, वो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जब मानव ने प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके दूसरे संसाधन का निर्माण किया है, उसे बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे बोलते हैं हम पुनर्निर्माण या विनिर्माण संसाधन, विनिर्माण संसाधन। पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था जो शॉर्ट में
कि विनिर्माण संसाधन होते क्या है, तो ध्यान रखना है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि निर्माण तो उनका प्रकृति ने कर दिया था, पेड़ पौधे प्रकृति ने लगा दिए थे, अब पेड़ों को हमने काट पीट के अपने अनुसार ढाल लिया, कोई मशीन बना ली, कोई मेज बना लिया, तो क्या हो गया हमारे पास संसाधन। लेकिन कैसे संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, यानी कि वह संसाधन जब प्रकृति का प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके मानव ने नया संसाधन बना दिया, उसे बोलते हैं विनिर्माण संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है मानव संसाधन, यानी कि मानव भी तो खुद संसाधन है। अरे ड्राइवर है, खुद सेवा प्रदान करे तो मानव संसाधन हो गया। बैंक के कर्मचारी है, खुद सेवा प्रदान करे तो मानव संसाधन हो गया। और जिस दिन भारत देखो सबसे पूंजीवादी, देखो पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश भारत हो जाएगा जिस दिन भारत ने जो जनसंख्या, आपकी देखो जनसंख्या आप हर कोई पढ़ता है कि जनसंख्या नुकसान का कारक है, यानी कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण बहुत सारी हानि हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिस दिन मानव संसाधन के रूप में भारत में मानव संसाधन के रूप में प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएगा, मानव के एक संसाधन के रूप में हम देखना स्टार्ट कर देंगे, जनसंख्या बहुत जो महत्वपूर्ण कारक है, बहुत बढ़िया साधन एक हमारे लिए हो सकता है। तो पहली चीज हमारे पास क्या था, संसाधन, नाम क्या है इसका, रिसोर्स, री प्लस के सोर्स, यानी कि बार बार प्रयोग, ऐसी वस्तुएं जिनका हम अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बार बार प्रयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन के अगर वर्गीकरण की बात करें, काइंड्स ऑफ जो हमारे पास सोर्स है, काइंड्स की हम बात करेंगे तो पहला होगा नेचर, यानी कि नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होगा ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा होगा ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि मानव संसाधन। प्यारे साथ हम बात करेंगे मानव जो इनकी विशेषता है संसाधन की, क्या क्या विशेषता है। पहला पॉइंट क्या है, ज्ञात अज्ञात है। आपको पता है बहुत सारी धातुएं, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे संसाधन हमें ज्ञात है। जैसे कोयला का आपको पता है कि ज्ञात है, कोयला है। यूरेनियम के पता है आपको, लोहे का पता है ना, तांबे का पता है, बहुत सारे खनिजों का हमें पता है। लेकिन कुछ अज्ञात भी है, ऐसे खनिज जिनका अब तक हमें पता ही नहीं। जैसा अगर बात करें कुछ समय पहले की, हमें यूरेनियम का भी ज्ञान नहीं था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करोगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी हिस्ट्री में थी, अगर उस टाइम की बात करोगे तो हमारे लोहे का भी ज्ञान नहीं था। तो जहाँ कुछ धातु यानी कि कुछ खनिज हमारे पास क्या, कुछ संसाधन ज्ञात है और कुछ क्या अज्ञात है। दूसरा पॉइंट है स्वयं में निष्क्रिय, जो धातुएं होती है स्वयं में क्या होती है, निष्क्रिय होती है। जब तक इसमें कोई भारी प्रतिक्रिया ना हो जाए तब तक वे निष्क्रिय अवस्था होती है। आपने देखा होगा पेट्रोल है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल पंप भी रखा है वैसे भी, लेकिन इसमें आप क्या कर दिए, एक आग की तीली लगा दो तो क्या होगा, एक निष्क्रिय यानी कि सक्रिय एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। बाइक में डालने पे क्या होगा, पेट्रोल खुद ब खुद चलना स्टार्ट करेगा, बाइक को चलाना स्टार्ट करेगा। तो कुछ हमारे पास संसाधन क्या होते हैं, ये जितने भी संसाधन होते हैं क्या होते हैं, स्वयं में निष्क्रिय होते हैं। तीसरा, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास क्या है, प्राकृतिक उपहार है। अगर ये संसाधन ना होते क्या जीवन संभव था, अगर आपके पास जल ना होता क्या जीवन संभव था, अगर वन ना होते क्या आपको ऑक्सीजन मिल सकती थी। तो संसाधन क्या हमारे उपहार भी है। संसाधन जितने भी संसाधन है सब के सब उपहार है। और कैसे उपहार है, प्रकृति के दिए हुए उपहार है। बात करेंगे विविधता, जो संसाधन है हमारे विविधता यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि देखो पेड़ है, अलग अलग प्रकार की प्रजाति, अलग अलग प्रकार के खनिज, अलग अलग प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं। ये क्या है, विविधता बनाए रखते हैं कि हमारी जो संसाधन है इसके अंदर बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बात करेंगे नवीनीकरण, अनवीनीकरण। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार यूज करने के बाद प्रयोग में नहीं लाए जाते, और कुछ संसाधन हमारे ऐसे हैं जिन्हें प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी है कुछ संसाधन खत्म हो जाते हैं, जैसे मैंने अगर हम बात करें कोयले की, आप कोयला लो और चूल्हे के अंदर जला दो से कुछ समय क्या हो, दिखाई देना बंद, यानी इसका हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। लेकिन प्यारे साथियों हम बात करेंगे जल की, आपने जल नदी से लेके चला, विद्युत निर्माण हुआ, उसके बाद थोड़ा और आगे चला, कुछ और भी कर सकते हैं, अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जल का हम बहुत जगह प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे, अनवीनीकरण और नवीनीकरण दो प्रकार के होते हैं। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो हमने विशेषता की बात कर ली, वर्गीकरण की आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। तो प्यारे साथ हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, जैसे हमने पढ़े थे संसाधन का वर्गीकरण करा था, 3 प्रकार से किया था अभी, प्राकृतिक उसके बाद मानव निर्मित और मानव संसाधन। इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, कम से कम इतनी हेडिंग्स आपको बनानी है। इस अगर शॉर्ट में अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, पहला होगा अक्षयशीलता के आधार पर। अक्षयशीलता का मतलब खत्म होने के आधार है ना, कि कौन जल्दी खत्म होता है कौन खत्म नहीं होता है। तो इसमें होता है पहला अक्षयशील यानी कि जो जल्दी खत्म होता है, और दूसरा अक्षयशील जो खत्म नहीं होता है। सबसे पहली चीज अक्षयशील में क्या होगा, कोयला, खनिज। आप कोयले को यूज कीजिए उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। खनिज ये भी ऐसा ही है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा ना।
अगर हम इनका ज़्यादा जो दोहन करेंगे, ज़्यादा दोहन अगर हम किया जाए तो कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोयला है, खनिज है, हम प्रकृति से निकाले, प्रकृति के गर्भ से बहुत सारी चीज़, माँ के गर्भ से बहुत सारी चीज़ निकालते जा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बात करेंगे अक्षयशील की, यानी कि सौर ऊर्जा। क्या सूर्य से आने वाली ऊर्जा खत्म हो सकती है? कभी भी नहीं होगी। ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से जब पानी ऊपर और नीचे जाता है तो क्या बोलते हैं, ज्वार और भाटा आता है, तो ज्वारीय ऊर्जा भी हमारे पास खत्म नहीं होगी। और पवन ऊर्जा, हवा भी हमेशा चलती रहेगी, बहती रहेगी अपनी गति से। तो क्या होगा, अक्षयशीलता के आधार पर दो प्रकार के, अक्षयशील और अक्षयशील। दूसरा होगा उपलब्धता के आधार पर, यानी कि कौन कितने हैं। इसमें हम दो प्रकार से देखेंगे, एक तो स्थानीय और एक सार्वभौमिक है। यानी कि एक तो ऐसे उपलब्धता जो हमें केवल एक ही स्थान पर मिलता है, जो कहीं और फिर नहीं चल नहीं सकता। जैसे हमारे पास वन है, आपने कोई पेड़ लगाया है, चाहे आप 50 साल बाद 100 साल भी देखोगे तो वो पेड़ हमेशा वहीं पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता वो पेड़ अभी हमने इधर लगाया, कुछ समय के बाद वो इधर चला जाएगा। पेड़ एक जगह स्थित है, यानी कि स्थानीय के आधार पे अगर बात करें तो वन। दूसरा खनिज संसाधन। आपने सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सुना है क्या सॉन्ग ये, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो जो पन्ना है, पन्ना हीरे की खान है, का आपके मध्य प्रदेश में वहीं पे स्थिर रहेगी, कहीं अलग नहीं जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, वन और खनिज स्थानीय है, जबकि सार्वभौमिक क्या है, जो अलग अलग जगह पे हर जगह मिलते हैं। जैसे जल हो गया हमारा, वायु हो गया, क्या है, सार्वभौमिक है। बात करें विकास के आधार पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है विकास के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। यानी कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय में साथ ही वे सोर्स आएंगे जिनका हम रीप्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से प्रयोग करा जा सकता है ना, दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा। जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होगी कभी भी, उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे सौर ऊर्जा है, कितनी बार चाहे प्रयोग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी खत्म नहीं होगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये चलती रहेगी। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मिले ना मिले कुछ अता पता नहीं है। जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, हमने पेट्रोल अपनी बाइक में डाल लिया, क्या दोबारा से पेट्रोल बना दोगे? वो खर्च हो जाएगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हमने कोयले की बात करी, खनिज है, लोहे को आपने एक बार कुछ बना लिया और ये से गला दिया गया, क्या लोहा दोबारा से प्राप्त कर लोगे? नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ ऐसी है हमारे पास जो खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद। और नवीकरणीय ऊर्जा जो हमेशा हमेशा निरंतर चलती रहेगी, और ये कुछ सीमित है, यानी कि अगर बात करें इनमें सीमित है, इसे बोलते हैं हम सीमित है ना, सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब है कुछ ही है हमारे पास, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है। और ये क्या है, हमारे पास नवीकरण होते हैं अनलिमिटेड संसाधन, अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो ये होता है हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब प्यारे साथ हम थोड़ी सी बात करें वनों की, है ना। वनों से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, हर हालत में आना है। तो बात करेंगे प्यारे साथी वनों के प्रकार, वनों की उपयोगिता, और वनों के जो उन्मूलन चल रहा हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, उनकी हम बात करेंगे। तो अब बात करें वनों की, तो प्यारे साथियों पहली चीज़ हम बात करते हैं वन क्या होते हैं। वन एक बहुत ही उपयोगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स होता है, बहुत बढ़िया एक संसाधन है हमारे पास, जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है। हमें ऑक्सीजन देता है ना, हमारे लिए लकड़ी का प्रबंध करता है, ईंधन का प्रबंध करता है, उसके बाद हमारे लिए संतुलन, प्राकृतिक संतुलन बनाने का काम करता है। हम विशेषता पढ़ेंगे बाद में, पहले बात करते हैं वन की। वन अगर बात करें प्राकृतिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है आपके 5 प्रकार के। लेकिन आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है इसमें 6 प्रकार के दिए, मैं बता दूँगा 6 कौन सा हुआ है और कौन सा कम किया गया है। पहला होगा हमारे पास सदाबहार वन। पहला क्या होगा, सदाबहार वन, सदाबहार वन है ना, सदाबहार वन। सदाबहार वन होगा तो सबसे पहले चीज़ देखो, नाम से आइडिया लग रहा है सदाबहार वन। दूसरा हम पढ़ेंगे पर्णपाती वन, पर्णपाती या पतझड़ वन, पतझड़ वन, पर्णपाती या पतझड़ वन, ये इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई, इसे मानसूनी वन बोलते हैं, मानसूनी वन बोलते हैं। जो जो विशेषता मैं यहीं पे कंप्लीट करा दूंगा, आपको बिल्कुल भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारे पास जो इसमें होगा ये हो जाएगा शुष्क वन या मरुस्थलीय वन, शुष्क या मरुस्थलीय। अब जो आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही अलग अलग 2 प्रकार से दे, बाकी दोनों एक ही चीज़ है, शुष्क भी और मरुस्थल भी। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो 4th नंबर का वन होगा, ये होगा हमारे पास पर्वतीय वन। क्या होगा, पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और जो लास्ट को होगा हमारे पास मैग्रोव या ज्वारीय वन, मैग्रोव या ज्वारीय वन। अब प्यारे साथ हम बात करते हैं
इन तीनों की जो हमारे पास काम का है। सबसे पहली चीज़ आपके एक वन लाइनर में पूछा जाएगा, जो सबसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, जो पतझड़ वन है, जो मानसूनी वन है, जो पर्णपाती वन है, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 43% एरिया पर, है ना। पतझड़ वन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। आपके मॉडल में आपके जो मैंने देखा था यूनिवर्सिटी का एक आता है, उसमें जो मॉडल्स वगैरह याद करते हैं बच्चे, उसमें गलत दे रखा था, ये सदाबहार वन दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, पर्णपाती या सदाबहार, ये मानसूनी वन। अब प्यारे साथियों, इनकी विशेषता की बात करते हैं। जो सदाबहार वन मिलेंगे कहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ जहाँ अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है प्यारे साथियों, अधिक वर्षा और हाई टेम्परेचर जोन, है ना, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में। ये ऐसी जगह पे हो गए जहाँ टेम्परेचर भी अधिक होता हो, जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री के आसपास रहता है, यानी कि स्थिर तापमान रहता हो, और अधिक वर्षा होती हो, वहाँ पे कौन से वन होंगे, सदाबहार वन। और वर्षा देखो प्यारे साथियों, हम बात करें सेंटीमीटर में, वर्षा की जो भी नपाई तुलाई होती है वो सेंटीमीटर के अधीन होती है। तो अधिक वर्षा का मतलब है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसे बोलते हैं हम सदाबहार वन। पहले हम वर्षा के अनुसार हम बात कर ले। ये पर्णपाती कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। जहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है, वार्षिक में तुलना होती है, पूरे साल भर की बात होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है उसे बोलते हैं पर्णपाती वन। और शुष्क वन कहाँ पे होंगे, देखो ये शुष्क की बात करेंगे, और ये अर्ध शुष्क है, शुष्क और अर्ध शुष्क है। जहाँ पर 50 से 100 के बीच में वर्षा होती है उसे बोलेंगे शुष्क वन, है ना। और जहाँ पे मरुस्थलीय कहाँ पे होगी, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसे बोलते हैं मरुस्थलीय वन। तो ये हमारे पास वर्षा के आधार पे 4 प्रकार के। अधिक वर्षा सदाबहार वन, न्यूनतम वर्षा अगर मिनिमम वर्षा की बात करोगे, जब सबसे कम होगी तो मरुस्थलीय वन, और जिनके मध्य में वर्षा होगी तो कौन से वन, पर्णपाती वन। दूसरी चीज़, सदाबहार वन का मतलब सदाबहार यानी कि पूरे साल भर उन पे पत्ती बनी रहती है। तो क्या होता है, पत्ती नहीं गिराते। जैसा हमारे यहाँ पे अगर बात करोगे, जो यूपी वगैरह के बच्चे होंगे उनकी बात करोगे ना, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं कुछ मौसम में आके अपनी पत्तियाँ नीचे गिरा देते हैं, जबकि सदाबहार वन पूरे साल भर, है ना, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो सब बोलते हैं सदाबहार वन, पूरे साल सदाबहार रहती है इनमें, ठीक है। अब बात करें थोड़ा एग्जाम्पल की कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे सागौन का वृक्ष, है ना, सागौन, सिनकोना की छाल सुनी होगी ना, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है यहाँ से। तो सागौन हो गया, सिनकोना हो गया, रोजवुड हो गया, ये सबको एग्जाम्पल रट के रखने हैं। रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड, महोगनी, ये कहीं के उदाहरण है हमारे पास सदाबहार वन के। और उदाहरण लिख सकते हो, जैसे बांस हो गया, है ना, बांस हो गया, बांस का पेड़ हो गया, नारियल हो गया, नारियल, ये सब इसी के उदाहरण। सागौन, सिनकोना, रोजवुड, महोगनी, बांस, ये इत्यादि अगर बात करोगे तो किसके उदाहरण है हमारे पास, सदाबहार वन के उदाहरण है। बात करेंगे पर्णपाती वन और जो मानसूनी पतझड़ वन है, हमने बात कर ली 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। आर्थिक का मतलब है इनकी लकड़ी बहुत बढ़िया बिकती है, महंगी बिकती है। देखो जो सदाबहार वन है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे पास से कौन से है भाई, सदाबहार वन, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन ये कौन छोड़ते हैं, सदाबहार वन। हमें ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा देते हैं वो कौन देते हैं, सदाबहार वन। जबकि आर्थिक रूप से यानी कि पैसों के अगर मामले की बात करें, हम आर्थिक रूप से बात करें तो पर्णपाती वन सबसे अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा एरिया पर होते हैं। और बात करिए कहाँ पर मिलते हैं, ये उत्तर भारत के मैदान में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, उत्तर भारत के मैदान, जहाँ पर हम रह रहे हैं मैदानी एरिया में मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूपी में जितने हमारे आसपास पेड़ मिलते हैं, तो पेड़ कौन कौन से हो गए हमारे पास, जैसे हमारे पास होता है ना यूकेलिप्टिक का पेड़, है ना, यूकेलिप्टिक जिसे बोलते हैं सफेदा, है ना, पॉपुलर हो गया। उसके बाद पीपल का वृक्ष हो गया, नीम हो गया, पीपल, नीम, है ना, इत्यादि, जिनके हम पत्ते गिरते हुए सब कहीं होंगे पतझड़ वन में जो हमारे एरिया में मिलते हैं। मरुस्थलीय वन, इनकी पहचान, सबसे पहली चीज़ इनकी पहचान क्या होगी, इनकी पत्ती छोटी होती है ना, पत्ती क्या होती है, बहुत छोटी होती है, पत्ती बहुत छोटी होती है। और जो इनकी जड़ है, जड़ बहुत लंबी होती है, क्योंकि पानी की तलाश में नीचे नीचे परतें बढ़ती जाएगी जड़। और पत्ती अगर बड़ी होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पत्ती छोटी होगी तो वाष्पीकरण ना के बराबर होगा। तो जो पत्ती होती है बहुत छोटी होती है या कांटे का रूप धारण करती है, जो पत्ती होती है वो कांटे का रूप धारण करती है, तो कौन से वन होंगे, मरुस्थलीय वन। और जड़ क्या होगी, बहुत लंबी होगी। जैसे यहाँ पे नागफली हो गया, उदाहरण के लिए नागफली का पेड़ हो गया,
ठीक है। बेरी हो गया बेरी, है ना। एक किंकर होती है, किंकर, किंकर का पेड़ होता है। नागफली हो गया, बेरी हो गया। जितने भी झाड़ी वगैरह है, जो भी झाड़ी है, ये सब की सब किसका है, ये हमारे पास मरुस्थलीय वन की बात करेंगे। प्यारे साथी, पर्वतीय वन, इनमें वर्षा का कोई मतलब नहीं होता, दोनों के दोनों में वर्षा का कोई मतलब नहीं होता। तो ध्यान रखना है, वर्षा का मतलब किस में नहीं है, हमारे पास पर्वतीय में और ज्वारीय वन में। जितनी ऊंचाई पर जाओगे पेड़ पौधे उतने छोटे होते जाएंगे। जितने भी पहाड़ों की ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई पर जाने पर पेड़ों की लंबाई कम होगी। एक तो विशेषता ये ध्यान रखनी है, ऊपर जाने पर पेड़ों की विशेषता क्या होगी, लंबाई कम हो जाएगी। जितने ऊपर जाएंगे तो हमारे पास टुंड्रा नाम के वन पाए जाएंगे, टुंड्रा नाम के वृक्ष पाए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे। इनकी विशेषता क्या है, इनका जो पेड़ होता है ना, पर्वतीय जो पेड़ होता है वो शंकु आकार का होता है। पर्वतों पे जितने भी पेड़ मिलेंगे वे जितने ऊंचे ऊंचे होंगे शंकु के आकार के होंगे। अब शंकु आकार से क्या होगा, मान के चलो इस प्रकार का कोई पेड़ है। आपको पता है कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया में बर्फ गिरती है। अगर हमारे यहाँ पे आम का पेड़ लग जाए वहाँ पे पहाड़ों में जाके, तो सारी पत्तियाँ बेकार हो जाएगी। बड़े बड़े वृक्ष अगर पत्तों वाले पेड़ लग जाए तो जितनी भी पत्तियाँ सब बर्फ गिर के बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब इस प्रकार का पेड़ मिलेगा तो बर्फ गिरी और वो सीधा जमीन पे आके गिर जाएगी। तो वहाँ पे जितने भी अगर पर्वतीय वनों की बात करोगे, यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, शंकु आकार के वन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के नाम का ध्यान रखना, क्रिसमस ट्री है ना, जो क्रिसमस ट्री है, जो क्रिसमस ट्री है वो यहाँ का हो गया। उसके बाद जो अशोक ट्री है, अशोक जो वृक्ष है ये भी कहाँ का उदाहरण हो गया, हमारे पास पर्वतीय वन के हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों, जो लास्ट का था हमारे पास ये था मैंग्रोव वनस्पति। अब ये मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे उगेगी, जहाँ पर समुद्र का खारा पानी होगा, है ना। खारे पानी में कौन सी वनस्पति उगती है, ज्वारीय मैंग्रोव वनस्पति। इनकी भी एक अपनी विशेषता होती है। इनकी विशेषता क्या होती है प्यारे साथियों, इनकी जो जड़ होती है, जड़ जमीन के ऊपर बढ़ती है। सबके तो जमीन के अंदर होते हैं, मान के चलो ये जमीन है तो हमने कोई पेड़ लगाया उसकी जमीन के अंदर जड़ बढ़ेगी, जबकि मैंग्रोव की अगर बात करोगे जमीन के ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होती है। यानी क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है, कौन सी वन है जिनकी जो जड़ है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में चलती है। तो ध्यान रखना है मैंग्रोव वनस्पति, और मैंग्रोव को धारण रखना है सुंदरी वृक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, ढट के रखिए उसे सुंदरी को। और जो मैंग्रोव वन है कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्री किनारे पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं, समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करोगे, भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में मिलेगी मैंग्रोव वन। उसके बाद कहाँ पे मिलेगा, गुजरात वाले एरिया में मिलेंगे ना। फिर कहाँ पे मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। जितने भी समुद्र है, समुद्र के किनारों पे हमारे पास मैंग्रोव वनस्पति मिलेगी। तो वन मुझे लगता है इतना समझ में आ जाएगा, जितना आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है इतना मैंने यहाँ पे कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है वनों को। अब बात करते हैं वनों की उपयोगिता। वनों की उपयोगिता, तो अगर हम बात करें वनों की उपयोगिता, क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए वन है। और वन संसाधन सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो कोई भी संसाधन होगा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ बात करें ऑक्सीजन, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। और वन क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे देते हैं ऑक्सीजन को हमें देते हैं और उसके बदले में हमसे CO2 ले लेते हैं। तो पहला काम हमें ऑक्सीजन प्रदान करना। दूसरा काम भोजन। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो भोजन का निर्माण करते हैं, पेड़ पौधे यानी कि वन। वन के अलावा कोई भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। हम केवल भोजन को पकाते हैं, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है। तीसरी चीज़ है संतुलन बना के रखना। हर चीज़ का संतुलन बना के रखते हैं, गैसों का संतुलन बनाना, पर्यावरण का संतुलन बनाना, ये काम किसका है, वनों का। चौथी जो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा सुंदरता। अगर पेड़ पौधे ना होते तो पूरी पृथ्वी पर क्या मिलता हमें, यही अपने उल्टे सीधी चीज़। पेड़ पौधे क्या होते हैं, सुंदर मिलते हैं, फूल अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं, बगीचे मिलते हैं। जब कभी घूमने के लिए जाते हो वन में कितना अच्छा फील होता है पेड़ वाली जगह पे, है ना। तो सुंदरता। बात करेंगे टेम्परेचर नियंत्रण रखती है, यानी कि तापमान को नियंत्रित करते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि CO2 जो गैस होती है वो टेम्परेचर को हाई रखती है। CO2 गैस टेम्परेचर को बढ़ाती है। CO2 गैस क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है, जबकि पेड़ पौधे CO2 को खत्म करते हैं। तो जिस कारण से क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम। उसके बाद प्रदूषण को खत्म करेगा पेड़ पौधे। अगर ये ना होते तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता। बात करते हैं औद्योगिक उपयोगिता की। पहला पॉइंट होगा खाद्य सामग्री। हमने ब्रेड पकौड़े खाते, ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड वो उद्योग बनता है, लेकिन कहाँ से बनता है, वो प्राकृतिक चीज़ों से, पेड़ पौधे से बनता है ब्रेड भी, है ना। गेहूं के आटे से बनता है। जैसे हमें लकड़ी भी कहाँ से मिली, हमें प्राकृतिक से मिली थी, और हमने इसका प्रयोग कर लिया स्टूल वगैरह बनाने में, मेज वगैरह बनाने में, बोर्ड वगैरह बनाने में। रबड़ कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलती है। रबड़ भी पेड़ पौधों से मिलती है, ध्यान रखने से। लकड़ी और रबड़ दोनों पेड़ पौधों से मिलता है। बात करें औषधि की, बहुत सारी औषधियाँ हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधे से। एक को ध्यान रखना है, जैसा एक हमने पेड़ की बात करी सिनकोना, है ना, सिनकोना। और सिनकोना की छाल से
कुनेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कुनेन। और कुनेन का प्रयोग करते हैं मलेरिया की दवाई के लिए। मलेरिया है ना, जब मलेरिया बुखार होता है ना, म्यादी बुखार, जो मलेरिया बुखार होता है उसकी दवाई के लिए हम सिनकोना का प्रयोग करते हैं। तो वनों की उपयोगिता की बात कर ली। अब नेक्स्ट करते हैं वन उन्मूलन। वन उन्मूलन, और वन उन्मूलन बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना हर हालत में तय है। तो प्यारे साथ हम बात करते हैं वन उन्मूलन के कारण भी हमारे पास दो होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानवीय। पहली चीज बात करते हैं वन उन्मूलन है क्या। वन उन्मूलन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, सबसे पहले वन उन्मूलन क्या होता है? विभिन्न उद्देश्यों से पूर्ति के लिए वनों की कटाई, यानी कि अपने उद्देश्यों के लिए जो हम वनों की जो कटाई करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? वन उन्मूलन। यानी कि वनों की जो कटाई होती है उन्हें वन उन्मूलन बोलते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? पहला होता है प्राकृतिक कारण, दूसरा होता है मानवीय कारण। प्राकृतिक में जैसे मृदा अपरदन, मृदा कटकर गिर गई समुद्र किनारे तो पेड़ पौधे भी गिरेंगे। भूस्खलन हो गया, यानी कि पृथ्वी में जो भूकंप वगैरह ज्वालामुखी आते हैं उसके कारण हो गए। प्रचंड वायु के कारण जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं। भूमिगत दरार, भूमि के अंदर जैसे दरार आई तो बहुत सारे वन खत्म हो जाते हैं, जैसे अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप को ध्यान रखना है। मरुस्थलीकरण के कारण और प्राकृतिक आग के कारण, जैसे अमेजन के जंगल में अक्सर कर आग लगती है तो वन खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे जंगलों में आग लगी थी तो पूरे के पूरे जंगल तहस नहस हो गई। उसके बाद बात करें मानवीय कारण, मानव भी तो जनसंख्या को इसे काटते हैं प्राकृतिक वनों को, तो ईंधन के लिए हम पेड़ पौधे कटाई करते हैं। विकास परियोजना के लिए, जैसे अभी हाईवे निकल रहे हैं ना, रोड वगैरह का निर्माण हो रहा है, रोड वगैरह हाईवे निकल रहे हैं, ट्रैक बन रहे, रेल के लिए रेल चलाई जा रही है, तो नई नई परियोजना के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ पौधे कटाई करते हैं, तो वन उन्मूलन होता है। भोजन के लिए हम क्या करें? पेड़ पौधे कटाई करेंगे। अत्यधिक चराई के कारण, बहुत सारा हम चराई करें लगातार तो क्या होगा? यहाँ पे पेड़ पौधे हम खत्म करेंगे। जनसंख्या का बढ़ता दबाव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है। जनसंख्या का बढ़ता दबाव, जब जनसंख्या बढ़ेगी उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी, और जगह कहाँ से आएगी? जब वनों काटने के बाद, है ना। खाने पीने की चीज़ें भी चाहिएगी, वो यहाँ से लेके आऊँगा। विकास परियोजना चाहिएगी, तो जनसंख्या का जो मेन कारण है वो है वन उन्मूलन के लिए। बात करें शहरीकरण के बढ़ता दबाव, है ना, हर कोई शहर की ओर बढ़ता जा रहा है, गाँवों को काटते जा रहा है। तो उसके बाद होगा झूम खेती। ये झूम खेती होती क्या है प्यारे साथी? ध्यान रखना, जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में झूम की खेती की जाती है। यानी कि मान के चलो यहाँ पे पहले क्या था? घना वन था, है ना, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। इस पेड़ को आग लगा दी जाएगी, पेड़ को काट दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी और यहाँ पे खेती की जाएगी। अब कुछ समय के बाद ये भूमि बंजर हो जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएंगे और यहाँ से वन को काटेंगे और यहाँ पे फिर खेती की जाएगी। यानी कि स्थानीय हम खेती बोलते हैं, जगह जगह पर जो खेती होती है सब बोलते हैं झूम खेती। तो वन उन्मूलन के हमने कारण की बात कर ली। अब बात करते हैं वन उन्मूलन से होने वाले नुकसान क्या क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इसकी अगर बात करें तो अगर हम दुष्प्रभाव की बात करें, वन उन्मूलन के जो दुष्परिणाम है उसकी बात करेंगे। प्यारे साथ हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, भौतिक प्रभाव और जो आर्थिक प्रभाव, आर्थिक या सामाजिक प्रभाव क्या क्या होंगे। भौतिक प्रभाव में होगा मौसम में जलवायु परिवर्तन, है ना, आप देख रहे होंगे, सुनते हुए होंगे कि जलवायु परिवर्तन हो गया। मानसून कभी पहले आ रहा है, कभी देर आ रहा है, यानी कि मौसम में अनिश्चितता आ रही है, किसी भी टाइम वर्षा हो जा रही है, तो बहुत नुकसान का वायु क्या होगा? मौसम परिवर्तन की बात करेंगे। उसके बाद पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन फैला हुआ है। तुमने देखा होगा सर्दियों के दिनों में भी जो हिम थे, जो हमारे पास ग्लेशियर थे, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो क्या पर्यावरण का असंतुलन फैला हुआ है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड आ रही है, बाढ़ वगैरह आ रही है, आंधी तूफान आ रही है, ये सब कारण यही है। तीसरा है हमारे पास पारिस्थितिकी असंतुलन, जीवों की जो नस्लें थी, जीवों की जो प्रजातियाँ, बहुत सारी प्रजातियाँ खत्म हो चुकी है। किसके कारण? पेड़ पौधे ना होने के कारण, क्योंकि कुछ वहीं पे हम निवास कर रहे थे। नेक्स्ट होगा भूमिकरण का निर्माण, जो भूमि मरुभूमि होगी, जो मरुस्थल हो गए, उसकी बढ़ता हुआ मांग होगी, यानी कि भूमि जो मरुभूमि होगी उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा मरुभूमि का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। बात करेंगे मृदा अपरदन, जहाँ पे पेड़ होगा, अगर पेड़ को हटा दोगे तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी? जो सॉइल होगी वो कटना स्टार्ट होगी, कटाव स्टार्ट हो जाएगा मिट्टी का, तो मृदा अपरदन हो जाएगा, कटाव की बात करेंगे। औद्योगिक की बात करेंगे, यानी कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे। जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा वनों को कटने से। कुछ आदिवासी, कुछ हमारी प्रजाति ऐसी होती है, मानवीय भूमि प्रजाति ऐसी होती है, स्पीसीज, जो आज भी वनों पर डिपेंड है, वनों पर रहते हैं, वहीं का अपना लकड़ी वकड़ी काटते हैं। जैसे आदिवासी लोग रहते थे, लकड़ी काटते हैं, उसी का खाना वाना बनाते हैं, काम खत्म हो गया। तो जो आदिवासी है, जो पहाड़ियों लोग, जो वनों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन पर बहुत दुष्परिणाम पड़ेगा। दूसरा होगा हमारे पास चिकित्सा। अब चिकित्सा में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्यारे साथियों, हमें पता है कि जो औषधि है
औषधि अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। और जो वन खत्म हो गए आग वगैरह लगने से तो औषधि मिलना बंद हो जाएगी। अब औषधि नहीं मिलेगी तो चिकित्सा पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात करेंगे लकड़ी उद्योग की। अब लकड़ी ही नहीं रही तो लकड़ी उद्योग कहाँ से होगा? तो उद्योग भी प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ प्रभाव होगी वनों के उन्मूलन से। अगर वन नहीं रहेंगे तो बाढ़ भी आएगी, है ना, अनिश्चित काल पे वर्षा भी होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर वन नहीं लगाओगे, पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो पेड़ पौधे ना होने से क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही अपने आप में एक यूनिक शब्द है, यानी कि टेम्परेचर, भूमि का टेम्परेचर बहुत इस तरह अधिक बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, भूमि का जो तापमान होगा, तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर है ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने के बाद क्या होगी? क्षेत्रों में पूरी बाढ़ होगी। और जब बाढ़ आ जाएगी कुछ समय के बाद ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, और ग्लेशियर खत्म होने के बाद क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर सूखा होगा। यानी कि अगर वन नहीं हुए, वन ना होने पर जीवन पूरा तहस नहस हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक पेड़ जरूर लगाना है हर किसी को। तो यूनिट 2 में हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने बात कर ली है, उसका जो बचा हुआ है हम यूनिट 3 के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। और कल की जो वीडियो होगी यूनिट 3 की होगी और यूनिट 4 की। हम कल की क्लास में इन्वायरमेंट के मॉडल को बिल्कुल खत्म कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट के जो पेपर है उससे बिल्कुल खत्म कर रहे होंगे। और परसों हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में जरूर बताइए कि किस सब्जेक्ट को लेकर आना है, क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू।